गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर जी की पाठशाला। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना था कि कूलॉम का नियम क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और कैसे स्थिर वैद्युत बल एक वेक्टर की तरह वर्क करता है। हमने इन सभी बातों को प्रीवियस लेक्चर में जाना था। आज के टॉपिक में हम लोग स्थिर वैद्युत बल संबंधी महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि भी जाननी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जी हाँ, तो हम बात करते हैं। पहला पॉइंट ये, कूलॉम का नियम तभी लागू होगा। कूलॉम नियम लागू किन पर होता है? दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसी के संबंध में कूलॉम साहब ने एक नियम दिया था जिसे स्थिर वैद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम कहा जाता है। तो हम लोग अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? कूलॉम का नियम तभी लागू होगा जब दो के दोनों आवेश कैसे हो? स्टेबल हो। मतलब ये कि अगर एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर, दोनों स्टेबल होने चाहिए और दो के दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए। मतलब ये दोनों आवेश ऐसे होने चाहिए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस इसकी त्रिज्या इसके रेडियस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम इसको बिंदु आवेश कहेंगे। इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि कूलॉम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। ठीक, अगर बिंदु आवेश गतिमान हो जाए तब क्या दिक्कत आएगी? बात यह है कि अगर कोई भी बिंदु आवेश मूवमेंट करने लगेगा, गतिमान हो जाएगा, तब यह अपने वैद्युत प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करने लगता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है यदि कोई आवेश गतिमान है तो वह वैद्युत प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करने लगता है। अगली बात क्या हो गई? इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कूलॉम का नियम होता है यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है? हमने आपको कूलॉम के नियम में एक बात बताई थी कि कूलॉम साहब ने यह कहा था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात F = स्मॉल k Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है अपान में R स्क्वायर। इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम वर्ग नियम। मतलब ये कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और इसके साथ साथ यह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन भी करता है। इसके बारे में हम लोगों ने एक डेरिवेशन भी किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज अ वेक्टर फॉर्म, मतलब स्थिर वैद्युत बल एक सदिश के रूप में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा किया था। वहां पर हमने ये कहा था कि एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाला बल दूसरे बिंदु आवेश के कारण पहले वाले आवेश पर लगने वाले बल के बराबर तथा विपरीत दिशा होता है। इसलिए कहते क्या है? कूलॉम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। अगली बात करते हैं कि कूलॉम का नियम का न्यूनतम परास दो बिंदु आवेशों के बीच कूलॉम का नियम तभी लागू होगा जब उनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो और इससे कम होने पर कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 10⁻15 मीटर को फर्मी कहा जाता है और फर्मी जो होता है नाभिक के आकार का मात्रक होता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि
नाभिक के भीतर जो भी कण पाए जाते हैं, नाभिक के भीतर जो भी कण पाए जाते हैं, सभी के सभी कण प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, तो वहां पर कूलॉम का नियम लागू नहीं होता है। ये कैसे? आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूक्लियन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों धनावेशित होते हैं, तो दो के दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए, लेकिन नाभिक के भीतर ऐसा नहीं होता। प्रत्येक न्यूक्लियन, प्रत्येक प्रोटॉन अगले प्रोटॉन से, प्रत्येक न्यूट्रॉन अगले न्यूट्रॉन से, प्रत्येक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आपस में बंधे हुए होते हैं, और जिस बल के कारण बंधे हुए होते हैं, इस बल को प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कूलॉम का नियम का न्यूनतम परास 10⁻⁻15 मीटर होता है, और यह नियम कुछ किलोमीटर तक ही लागू होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कूलॉम के नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। कूलॉम का स्थिर वैद्युत बल नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, या फिर स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता है, यह लिखा हमने, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली समानता क्या है, या फिर तुलनात्मक अध्ययन, तुलना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल, इसकी प्रकृति यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति की होती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण प्रकृति की होती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण प्रकृति की होती है। पहला तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक। अगली पॉइंट सुनिए, स्थिर वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पे क्या करता है? निर्भर करता है। देखिए, निर्भर करता हमने चेक साइन से डिनोट किया, यह माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ओके, आवेशों बीच अगर माध्यम अलग अलग है तो उनके बीच स्थिर वैद्युत बल का मान अलग अलग होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का माध्यम से कोई भी लेना देना नहीं होता है, यह माध्यमों पर डिपेंडेंट नहीं करता है। जैसे इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो इनके बीच हवा या हवा पर डिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी माध्यम पर डिपेंडेंट नहीं करता। हम यहाँ पर खड़े हैं, हम किसी जगह पे खड़े होंगे तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो W=mg होता है, g की वैल्यू हमेशा 9.80 ही लिया जाएगा, चाहे हम लकड़ी पर खड़े हों, चाहे हम किसी स्टील की मोटी सी परत पर खड़े हों, चाहे ब्रिज पर खड़े हों, तो भी g की वैल्यू 9.80 ही रहेगा। मतलब ये कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंडेंट नहीं करता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर डिपेंडेंट करता है। ओके, और भी बातें ध्यान दीजिएगा, जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। 1/4πε0 Q1 Q2/r², और गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ठीक है। ये हो गया स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच की समानता या फिर तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पर एक मैंने समानता बता दिया और दो यहाँ पर हमने क्या बता दिया? अंतर बता दिया। अब कुछ विशेष बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल से संबंधित, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच की कुछ तुलना कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से इसमें से कोई ना कोई टॉपिक बनाकर पूछा जाता है। इसी कड़ी में हम लोग कुछ विशेष बातों का भी अध्ययन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग।
हम सारी बात नोट पॉइंट में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर दो आवेश है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है Q2 है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। तो यहां पर इन दोनों के बीच हमने माना स्थिर वैद्युत बल क्या काम, F काम कर रहा है। अगर इसके बीच कोई दूसरा आवेश रख दिया जाए तो पहले के कारण दूसरे पर जो बल कार्य करता है उस पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कहा जा सकता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच तीसरा बिंदु आवेश रख देने पर प्रथम रख देने पर उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल कैसा होता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ओके, अगर हम इसी पर आपसे एक क्वेश्चन कहें, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम एक बार इसी पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा। एक क्वेश्चन क्या है सुनिए। यहां पर दो आवेश है, ठीक है। एक आवेश A है, यहां पर हमने माना 5 माइक्रोकूलम है। यहां पर एक दूसरा आवेश B है, इसके बीच लगभग 10 माइक्रोकूलम है। ये -5 माइक्रोकूलम है, यहां पर 10 माइक्रोकूलम है। बीच में कोई दूसरा आवेश आ गया, बीच में कोई दूसरा आवेश आ गया, हमने माना कि बीच में आ गया -8 माइक्रोकूलम का कोई आवेश आ गया। सपोज दैट यहां पर -8 माइक्रोकूलम का आवेश क्या आ गया, C आ गया। तो आपसे ये कहा गया है कि जब यह -8 माइक्रोकूलम का आवेश नहीं था तब A व B के बीच स्थिर वैद्युत बल का मान क्या था, F था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तब A व B के बीच स्थिर वैद्युत बल का मान क्या था, F था। और जब C आ गया है तब A व B के बीच बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, A व B के बीच कोई भी आवेश आ जाए तो A व B के बीच जो बल पहले लग रहा था वही बल अब भी लगेगा। मतलब A व B के बीच लगने वाले बल के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात बल अपरिवर्तनीय रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ नोट पॉइंट और है यहां पर ये पहला पॉइंट हो गया, यहां पे ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, हमने माना यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। तब इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों का रेशियो होता है 10⁻⁻⁴ किसके लिए, जब दोनों क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। ओके, अब इसी जगह जब एक कण इलेक्ट्रॉन है, अगला कण क्या है, प्रोटॉन है, अब भी बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। या लिख सकते हैं, यदि एक बिंदु आवेश
क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, तथा दूसरा बिंदु आवेश क्या हो, प्रोटॉन हो, तब इन दोनों के बीच का रेशियो, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे हैं, इन दोनों का रेशियो 10⁻39 रेशियो 1 होता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं, बहुत सारे अच्छी बातें हैं, नोट्स पॉइंट है, इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अगर इसी जगह यदि दोनों बिंदु आवेश प्रोटॉन हो, दोनों बिंदु आवेश प्रोटॉन हो, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन यहां पर है, एक प्रोटॉन कहां पर है, यहां पर है, ये क्या स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, ठीक है। वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रोटॉन प्रोटॉन, अब इनके बीच का रेशियो Fg अपान में Fe, इसकी वैल्यू आती है 10⁻36 रेशियो 1, इसकी वैल्यू आती है 10⁻36 रेशियो 1। तो ध्यान दीजिएगा, यदि दो बिंदु आवेश के बीच, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच कोई तीसरा बिंदु आवेश आ जाए तो उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है उसका मान हमेशा स्थिर रहता है। अगर दोनों बिंदु आवेश इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल व उनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का अनुपात 10⁻43 रेशियो 1 होता है। अगर इसी में एक इलेक्ट्रॉन हो एक प्रोटॉन हो तब उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर वैद्युत बल का अनुपात 10⁻39 रेशियो 1 होता है। इसी बीच यदि दोनों बिंदु आवेश प्रोटॉन हो तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल का अनुपात 10⁻36 रेशियो 1 होता है। ओके, अब हम लोग स्थिर वैद्युत बल संबंधी जो कूलॉम का नियम था उसके अकॉर्डिंग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बेस के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताएंगे। आप लोग भी, आपका जो भी रेफरेंस बुक है उससे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। अगर किसी न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय व्हाट्सएप लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए। अब प्रत्येक आवेश का परिमाण 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज दैट पहले चार्ज क्या था, यहां पर Q1 था, चार्ज Q1 है, ये चार्ज क्या है, Q2 है, इनका बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। बात तो समझिएगा, बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। अब इन दोनों के बीच स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, स्मॉल k Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या कहा है, अब ये कहा है कि इनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, ठीक, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है, r को क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, r को आधी कर दिया जाए और जो चार्ज है इसको दोगुना कर दिया, मतलब Q1 2Q1 हो जाएगा और Q2 क्या हो जाएगा, 2Q2। तब इन दोनों के बीच कितना स्थिर वैद्युत बल लग रहा है वही आपसे पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ठीक है,
अब इन दोनों के बीच स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि F से हम लोग पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब दोबारा अगर F को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे डैश लिखेंगे। तो यहाँ लिखा जा सकता है स्मॉल के स्थिर वैद्युत नियतांक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, और माध्यम में कोई चेंज नहीं किया गया, क्योंकि साफ शब्दों में यहाँ कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये मान के चलते हैं कि माध्यम में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। माध्यम आपका वही है, क्या लिख सकते हैं, जहां Q1 था वहां क्या हो जाएगा 2Q1, ठीक है, और जहां यहां पर 2Q2 और यहां पर R/2 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, नीचे 2 2 जा 4, ये पलट कर ऊपर आएगा, हो जाएगा 16 के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, यहां हम इसको लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। जब लिखेंगे क्या लिखा जा सकता है, क्या F डैश अपान में F, ठीक है। यहां पर 16 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F की वैल्यू यहां पर है के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्या बचेगा आपका F डैश अपान में F इक्वल टू 16 लिखा जा सकता है, या F डैश इक्वल टू 16F। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यह हो जाएगा कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, आंसर कैसे लिखेंगे उसकी बात कर रहे हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाए। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी व प्रत्येक आवेश का परिमाण 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल प्रारंभिक वैद्युत बल का 16 गुना हो जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। इसी तरह एक क्वेश्चन और लिखा है सामने, लिखा गया है कि यदि दो बिंदु आवेश परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हो तो उनके बीच न्यूनतम संभव स्थिर वैद्युत बल क्या हो सकता है या कितना हो सकता है। सपोज दैट यहां पे दो चार्ज रखे गए, Q1 है, यहां क्या है Q2 है, इसकी वैल्यू क्लियर कर दिया गया है R इक्वल टू X सेंटीमीटर, ठीक, ये वैल्यू क्लियर किया गया है। आप लोग ये जानते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, न्यूनतम कितना हो सकता है। अगर हम मान चलते हैं माध्यम क्या निर्वात है, कुछ कहा नहीं है, तो माध्यम को हम लोग निर्वात ही मानेंगे। तो यहां पर F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R की वैल्यू क्लियर हो गई है। F का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब आवेश का मान बढ़ा देंगे F का मान बढ़ जाएगा, लेकिन पूछा क्या गया न्यूनतम, इसका मतलब यह है कि आवेश का मान सबसे कम होना चाहिए। आवेश का न्यूनतम मान मूल आवेश के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, आवेश का न्यूनतम मान मूल आवेश के बराबर होता है। यहां क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिजिक्स का पहला रूल है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसे उसके मात्रक को पहले एमएकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। यह आपका सीजीएस सिस्टम में है तो इसे पहले एमएकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। यहां लिखेंगे, सीधा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि एफ मिनिमम की स्थिति में स्थिर वैद्युत बल न्यूनतम होने की स्थिति में Q1 इक्वल टू Q2, जो आपका चार्ज होता है इसकी वैल्यू 1.6
into 10⁻⁻19 कूलम होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आवेश का मान मूल आवेश के बराबर होना चाहिए। किस कंडीशन में? न्यूनतम की स्थिति में। अब देखिए यहां लिख सकते हैं अतः एफ मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहां लिख सकते हैं, या फिर एफ मिनिमम इक्वल टू स्मॉल के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। यही चीज दो बार है इसलिए इसका स्क्वायर अपान में R का स्क्वायर 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व किया जाए। जब सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10⁻9 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.56। कितनी हो जाएगी? 2.56 इंटू 10⁻38, क्योंकि यहां पर दो बार है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻38 डिवाइड बाई 10⁻4। अब हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं, गुणा करते। देखिए 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 और 5 हो जाएगा 50। 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 और 5 हो जाएगा 50। फिर 9 2 जा 80, 9 2 जा 18 और यहाँ पे 5 कैरी है, ये हो जाएगा 23.04 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा, 9 4 13 प्लस में 13 माइनस 38 प्लस 13 प्लस 13 वैल्यू आपका हो जाएगा -25 न्यूटन। या इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? या फिर एफ मिनिमम इक्वल टू, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप में दशमलव के पहले केवल एक अशून्य अंक होने चाहिए। यहाँ पे 2 अशून्य अंक है, इसलिए यह दशमलव खिसक कर आगे जाएगा 2.304। दशमलव क्या हो रहा है? खिसक कर आगे जा रहा है। अगर दशमलव आपका खिसक कर आगे गया मतलब 10 का गुणा 10 का भाग किया तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10⁻24 न्यूटन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एफ मिनिमम के बारे में बात करते हैं, एफ मिनिमम क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न बना है उसमें हमेशा लेटेस्ट क्वेश्चन को डाला जा रहा है, तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को लगाइए। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप लिंक में हमसे क्वेरी कर सकते हैं, उसमें अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको उसका आंसर कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। ओके।